हेलो बच्चों, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में मैंने चार्ज के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत 3 या 4 पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इस वीडियो से चैप्टर का एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट होगा। इस वीडियो में मैं करंट का डेफिनेशन बताऊंगा, करंट क्या है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा, 3-4 सर्किट के बारे में बताऊंगा, कुछ पिक्चर्स हैं जो सर्किट, जब हम सर्किट बनाते हैं तो क्या क्या सिंबल यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस हिसाब से बोर्ड के हिसाब से, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से और कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा करंट। देखो करंट क्या है। हमने अक्सर सुना है वाटर करंट। इसका क्या मतलब होता है? जब हम बोलते हैं वाटर करंट तो इसको हम एक्चुअल में मीन करते हैं फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। एयर करंट सुना है हम सबने एयर करंट। एयर करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, तो जब वाटर फ्लो करती है तब हम उसको बोलते हैं वाटर करंट। जब एयर फ्लो करती है तब हम उसको बोलते हैं एयर करंट। ठीक इसी हिसाब से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड यानी तालाब जिसमें पानी है, वाटर। ठीक है, ओके। और ये एक नदी है, दोनों में पानी होता है, हम सबको पता है। नदी में भी पानी होता है, तालाब में भी पानी होता है। ठीक है, तो इस जो पानी ठहरा हुआ है इसको हम वाटर करंट नहीं बोल सकते, पर इसको हम बोलेंगे वाटर करंट। इसको हम बोलेंगे वाटर करंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे वाटर क्या फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर करंट। पर तालाब या पॉन्ड में जो पानी होता है उसको हम, या फिर झील में जो पानी होता है उसको भी हम वाटर करंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठीक इसी हिसाब से आपको समझना है कि जब जब आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाए या जब जब आप सुने इलेक्ट्रिक करंट तो आपको दिमाग में एक चीज़ फिक्स करके रखना है, क्योंकि क्या फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताया जा रहा है। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर उससे बात को और ज़्यादा क्लियर हो। देखो आप सबने सुना है कंडक्टर, वर्ड सुना है। मेटालिक कंडक्टर, वायर तो सुना ही होगा। मेटालिक कंडक्टर या वायर जो कि सर्किट में यूज़ किया जाता है, जिससे पूरे घर में जो सर्किट है, हम सबने सुना है वायर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो मैं एक कंडक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे। ये कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा कंडक्टर नहीं है, मैंने पूरा भी बनाया नहीं है, कंडक्टर है। इसमें क्या है? एटॉम्स है। कुछ एटम्स, 3 लेयर मैंने एटम का बनाया है। और एटम से हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है बीच में और बाहर क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस होता है। ओके, ऑलराइट, ओके। इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। डॉट डॉट जो मैंने बनाया वो इलेक्ट्रॉन्स है और प्लस जो बनाया है वो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स है। ये एक बहुत बड़ा सा कंडक्टर के एक छोटा सा सेक्शन मैंने बनाया। ऑलराइट, ओके। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रही है, सब अपनी जगह पे घर में ऐसे करके बैठा हुआ है। ओके, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है जो इसको चलाएगी। ठीक है, अच्छा मान लो कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हालांकि है बहुत बड़ा, याद रखना है बहुत बड़ा बड़ा है, उसका एक छोटा हिस्सा मैंने बनाया है। अभी यहाँ से कंडक्टर को हम सीधा ऐसे वायर बना देते हैं। ये एक सारे कंडक्टर के एक छोटा सा हिस्सा मैंने बनाया है। यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ पे एक बैटरी डाल देते हैं। ये एक बैटरी है। तो मैंने बेसिकली क्या बनाया है? एक सर्किट बनाया है। इसको बोला जाता है सर्किट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके ऊपर हम चीज को समझेंगे। देखो सर्किट क्या है? एक क्लोज, अगर मैं सर्किट का डेफिनेशन लिखूं, सर्किट क्या है? अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस
quantity path is called an circuit, is called a circuit. तो मैंने क्या बनाया है, एक क्लोज यानी बंद, कंटिन्यूअस, बीच में कहीं गैप नहीं होगा. क्लोज यानी अपने आप में वो क्लोज हो जाएगा, और कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब है कहीं पे गैप नहीं होगा. कहीं पे देखो, कहीं पे गैप नहीं है. ऑलराइट, तो इसको एक सर्किट बोला जाता है. सर्किट. ओके, सर्किट में अभी देखो बैटरी, यहाँ पे एक स्विच है जो कि अभी हमने ऑफ रखा है. ये क्या है, ऑफ है. स्विच क्या है, ऑफ है. तो ये अभी सर्किट बना नहीं है. ठीक है, तो जितने सारे जो चार्जेस हैं यहाँ पे, वो सब चार्जेस अपने जगह पे फिक्स्ड है, नॉट मूविंग. द चार्जेस आर एक्चुअली नॉट मूविंग. द चार्जेस आर नॉट मूविंग. जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा, बैटरी का जो स्विच है इसको ऑन कर दूंगा, तो बैटरी में क्या होता है, एक पावर होता है. बैटरी में एक पावर होता है, बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी छुपा होता है. तो बैटरी क्या करती है, जो चार्जेस है, ये जो वायर है इसके अंदर जो चार्जेस है उसको पुश करती है, फोर्स लगाती है. तो ये जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो इनमें जो चार्जेस है वह भी मूव करने लगेगी. ये जो चार्जेस है ऐसे कैसे करके मूव करने लगेगी. तब हमको क्या मिलेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस. अब तक देखो, अब तक जब तक मैंने स्विच को ऑन किया नहीं था तब तक चार्जेस अपने जगह पे फिक्स थी, कोई मूव नहीं कर रही थी. जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया है, सर्किट को ऑन कर दिया है, सर्किट पूरा बन चुका है, और यहाँ पे एक पावर हाउस है, पावर हाउस जो कि पावर दे रही है, फोर्स दे रही है, चार्जेस को ऐसे पुश कर रही है. तो चार्जेस अपने आप में सर्किट में भी क्या करेगी, मूव करेगी. तो इसको बोला जाता है करंट. करंट चार्जेस हमेशा से थी पर मूव नहीं कर रही थी, अब मूव कर रही है, अभी इसको हम करंट बोलेंगे. अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एक बल्ब डाल दूं ऐसे करके, तो ये बल्ब क्या करेगी, बल्ब क्या करेगी, ग्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट है. चार्जेस मूव कर रही है इसके अंदर. जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो सर्किट ब्रेक हो गया, कंटिन्यूअस नहीं रहा, क्लोज हुआ नहीं, कहीं पे कट गया, तो चार्जेस अभी मूव नहीं करेगी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी. तो करंट का मतलब समझ में आया. करंट का बेसिकली मतलब ये मैंने क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि आपको सर्किट क्या है समझ में आ जाए. और सर्किट में एक पावर हाउस होता है, बैटरी, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को पुश करती है, ये समझ में आए. और क्या समझ में आए कि चार्जेस हमेशा से थी पर मूव जब तक ना करे तब तक हम उसको करंट नहीं बोल सकते. जैसे ही बैटरी लगाया, पावर आया, चार्जेस मूव करना स्टार्ट हुई, तो हम उसको करंट बोलेंगे. तो ये है करंट का कॉन्सेप्ट. और जब चार्ज मूव करती है तो तब बल्ब ग्लो करता है. फैन लगाए तो फैन चलेगा, टीवी लगाए तो टीवी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे करंट होना ज़रूरी है तो चलेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट कि करंट एक्चुअली में क्या है. मेरा जो बॉटम लाइन है समझाने का, एकदम मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ वो है ये कि चार्जेस हमेशा से थी, अब वो मूव कर रही है, इसलिए बल्ब जल रहा है, इसलिए फैन चल रहा है, इसको बोला जाता है करंट. ऑलराइट, तो अलग से कुछ समझना नहीं है, जस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस याद रखना है. तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट. अभी हम करंट का डेफिनेशन लिखेंगे. देखो, हमको ये तो समझ में आ गया कि करंट एक्चुअल में किसको हम करंट बोल रहे हैं. ऑलराइट, जब सर्किट में, वायर में करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेगी, ऐसे करके जाएगी, घूमेगी, तो हम उसको करंट बोलेंगे. अभी उसका डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी फिजिक्स में, साइंस में, किसी भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जब आता है तो उसका एक मेजरमेंट प्रोसेस होता है, उसी को उसका डेफिनेशन बताया जाता है. मेजरमेंट अगर ना कर सके तो वो डेफिनेशन नहीं होगा. डेफिनेशन यानी हमको वहां पे एग्जैक्टली ठीक से बताना है. तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट? हाँ, लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, पर वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. अब एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे. मान लो कि ये एक वायर है और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया है. क्रॉस सेक्शन यानी एक गेट मान के चलो, दरवाज़ा. ये जो पेन है, इसको अगर हम बीच से ऐसे काट दें
तो ये ऐसा एक फेस निकल के आएगा, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। तो ये वायर का एक फेस है अगर हम काट दे बीच से तो एक जो बनेगा गेट जैसा। तो करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट का डेफिनेशन है कि एक सेकंड में किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगी, एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगी उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये है प्रॉपर एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ करंट। यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ चार्ज भी आ गया ना, जो ऐसे पहले बताया मैंने कि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो इस डेफिनेशन में फ्लो भी आ रहा है और उसका मेजरमेंट भी आ रहा है, दोनों चीज आ रहा है। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कूलम, जितना कूलम चार्ज एक सेकेंड में इसको क्रॉस करेगी किसी भी क्रॉस सेक्शन को, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज which that passes which passes by, या क्रॉसेस भी लिख सकते हो, क्रॉसेस थ्रू, अच्छा इसको पासेस लिखो, पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a wire in 1 second is called electric current। देखो इससे इसका क्या हो गया, मेजरमेंट प्रोसेस भी आ गया। सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज बताना काफी नहीं है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, क्योंकि वो एक क्वांटिटी है, करंट एक क्वांटिटी है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इधर से उधर क्रॉस करेगी, एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन हम लिख सकते हैं छोटा करके, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current। ये भी लिख सकते हो, क्योंकि रेट का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना हुआ। रेट, जब भी रेट आए ना तो इसका मतलब समझना है कि एक सेकंड में कितना, एक घंटे में कितना, एक हफ्ते में कितना, एक दिन में कितना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा भागने का रेट है मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, रेट ऑफ माई जैसे मतलब रनिंग, मैं रन करता हूं तो मेरा रेट 5 मीटर पर सेकेंड रेट। यानी यहाँ पे अगर हम बोलें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज पर सेकेंड। ओके, तो मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन को Q कूलम चार्ज क्रॉस किया है। मान लेते हैं कि Q कूलम चार्ज हैज पास्ड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। Q कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया है t सेकेंड्स में। तो एक सेकेंड में कितना किया, Q/t। Q कूलम चार्ज हम मान के चलते हैं कि Q कूलम चार्ज जब वायर में करंट हो रहा है तो Q कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को इधर से इधर क्रॉस किया है इन t सेकेंड्स। तो एक सेकेंड में कितना होगा, Q/t। तो इस ये जो हिसाब निकल के आएगा इसी को बोला जाएगा करंट। तो यहाँ से अगर इसको हम ऐसे करके बॉक्स बना देंगे, यहाँ से अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या होगा, देखो I इक्वल टू क्या होता है, Q/t ना। तो Q का होता है कूलम और इसका होता है कूलम, इसका होता है कूलम और इसका होता है सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, सॉरी इसका यूनिट होगा कूलम पर सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 कूलम चार्ज पास किया है और 5 सेकेंड में पास किया है। तो आई हम कितना निकालेंगे, Q/t यानी 10/5 यानी
2 कूलम पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, करंट है 2 कूलम पर सेकेंड, हम बोलेंगे कि वायर में करंट कितना है 2 कूलम पर सेकेंड। अभी देखो इस 2 कूलम पर सेकेंड बोला नहीं जाता है, 2 कूलम पर सेकेंड को 1 वर्ड से एक्सप्रेस किया जाता है, 1 वर्ड, वो है एम्पियर, इसको बोला जाता है, और 2 एम्पियर, इसको बोला जाता है एम्पियर। एम्पियर और कुछ नहीं है, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 1 एम्पियर, यानी तो मैं लिखूंगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से अगर एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करें, मान लेते कि कोई एक कहीं पे करंट है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इधर से इधर जाता है, मानते हैं, चलो मान के चलते हैं, यानी हम बोलेंगे करंट इज 1 कूलम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 1 कूलम, तो उसको 1 कूलम पर सेकेंड ना बोल के 1 एम्पियर बोलते हैं, क्योंकि एम्पियर को ही उसका करंट का यूनिट का एम्पियर बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि 10 कूलम चार्ज 5 सेकंड में पास किया तो 1 सेकंड में हो गया 2 कूलम पर सेकंड, तो उसको 2 एम्पियर बोल दिए। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो चार्ज का करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर का हम डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें तो यहीं से आपको याद भी आ जाएगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। इफ 1 कूलम charge passes through any cross section of a wire in 1 second, the current is called 1 एम्पियर। करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यहां से हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ओके। करंट का और भी स्मॉल यूनिट यूज किया जाता है, जैसे कि मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, इसको ऐसे लिखा जाता है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर कुछ भी नहीं है, 1 एम्पियर का 1000 हिस्से का एक हिस्सा होता है 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। अगर मैं बोलूं 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो समझना है 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1000, इसको बोला जाता है मिली एम्पियर। और होता है माइक्रो एम्पियर, छोटा यूनिट, इसको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे म्यू साइन लगाया जाता है, माइक्रो। हमको समझना है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर का 1000 हिस्से का एक हिस्सा, यानी 1 एम्पियर को पहले 1000 से डिवाइड किया, मिली हो गया, फिर और 1000 से डिवाइड किया, माइक्रो हो गया, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। यहाँ पे अगर हम छोटा करके यहाँ पे बना लें, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 बाई 10 टू द पावर 3 एम्पियर, इसको हम 10 टू द पावर -3 एम्पियर बोल सकते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 एम्पियर, इसको हम 10 टू द पावर -6 एम्पियर बोल सकते हैं। ओके, ओके, चलो, तो इसको आप आइदर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट बना लो। हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे कि हमको कन्वर्ट कैसे करना है मिली एम्पियर, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होती है कन्वर्ट करने में, तो मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ। ऑलराइट, ओके, मिटा देते हैं। देखो, एक सिंपल सा चीज याद रखो, 1 एम्पियर
इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। बस इतना याद रखना काफ़ी है। तो एम्पियर, तो एक्स एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करके एम्पियर को 1000 से मल्टीप्लाई करके हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁶ माइक्रो एम्पियर, यानी एक्स एम्पियर अगर हो मान लो तो x इंटू 10⁶ माइक्रो एम्पियर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 5 एम्पियर है, इसको हम माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁶ माइक्रो एम्पियर लिखेंगे। या फिर मान लो कि 5 माइक्रो एम्पियर है, इसको मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो 5 को 10⁶ से डिवाइड करेंगे। बस ऐसे करना है। ये याद रखो, 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, यानी 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एम्पियर से मिली एम्पियर बन जाएगा। किसी भी एम्पियर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली एम्पियर बन गया। मिली एम्पियर को 1000 से डिवाइड कर दो, एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, एक वन साइड से याद रखोगे तो उल्टा साइड से याद आ जाएगा। एम्पियर को मिली एम्पियर करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और उल्टा तो डिवीजन। ठीक, उसी तरीके से एम्पियर को माइक्रो करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई, अगर उल्टा करना है माइक्रो से एम्पियर लाना है तो 10⁶ से डिवाइड। तो एक याद रखो, एक तरफ से याद रखोगे तो उल्टा तरफ से याद आ जाएगा। ऑलराइट, ओके। अभी इसको हम मिटा देते हैं और प्रीवियस ईयर्स में इस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको हम लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था डिफाइन, क्वेश्चन डिफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। डिफाइन करंट, ये क्वेश्चन आया था CBSE 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन डिफाइन 1 एम्पियर, ये डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आया था CBSE 2017 में। मैं दोनों बोर्ड्स कवर करवाने वाला हूँ, चाहे वो CBSE हो या ICSE हो। ICSE बोर्ड्स में इस टॉपिक से कोई सवाल पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, पर अगर आए कभी बीच में तो मैं लिख दूंगा। ऑलराइट, ओके, ये 2 सवाल पूछा गया है। ओके, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक से। ओके, चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि बोर्ड्स में पूछा गया है 2017, जो कि बोर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो लिख लेना इंपॉर्टेंट है। A current of 10 ampere flows through a conductor for 2 minutes. A current, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, ठीक है, छोटा करके। करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक फ्लो किया है किसी कंडक्टर से। कैलकुलेट चार्ज, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लिख नहीं रहा हूँ। और क्या, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन। देखो, ये सवाल पूछा गया था CBSE 2013 में। तो जैसे जैसे मैं क्लास कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो क्या है बात, कहानी क्या है, एक कंडक्टर है जो कि करंट यहाँ से पास कर रही है। ओके कितना करंट पास किया है, डेटा यहाँ पे हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो डेटा लिखना है ऐसे करके। पहला काम है ग्राफ बनाना, एक पिक्चर बनाना, डायग्राम बनाना। जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो उसका पहला रूल है डायग्राम बना के पूरा उसको विजुअलाइज करोगे कि क्या हो रहा है। ऐसे कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे। ये 2 काम हमेशा करना अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है, अगर एक अच्छा स्टूडेंट का क्वालिटी डेवलप करना है तो हमेशा
डायग्राम बना के, लिख के, डेटा लिख के, इक्वेशन लिख के प्रैक्टिस करना। क्या क्या लिखना ज़रूरी है? क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन हालांकि स्किप कर सकते हो, पर क्वेश्चन लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ डायग्राम बनाना, उसके साथ इक्वेशन लिखना, फिर डेटा लिखना, फिर सोल्यूशन में जाना। ये सारी चीज़ें पहले लिख लेना। तो क्या करंट है? करंट है यहाँ पे 10 एम्पियर। तो मैं पहले डेटा लिखूंगा, कितना करंट है, 10 एम्पियर फ्लो किया है। टाइम कितना है? फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट फ्लो किया है। हम पूछा गया है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है। ऑलराइट, और दूसरा सवाल में बाद में जाते हैं, पहले ये सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल का सोल्यूशन हम करते हैं। हम यहाँ पे देखो ITQ, ये कौन से फॉर्मूले में आता है? I इक्वल टू Q/T। ओके, यहाँ पे बैठाएंगे हम वैल्यूज़। तो और I है 10 एम्पियर, ओके, Q हमको निकालना है, और T है मिनट में दिया हुआ है 10, तो हमको सेकंड में लाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला में सेकंड में बैठाना है। जब भी एम्पियर में क्वेश्चन हो, एम्पियर बताया जाए यानी टाइम को सेकंड में रखना है। जब भी एम्पियर हो, I एम्पियर में हो, तो टाइम सेकंड में, यानी 10 मिनट यानी 10 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो और इसमें Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 × 600 यानी 6000 कूलम, इतना चार्ज पास किया है। ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। देखो, सेकंड पार्ट में जाने से पहले एक छोटा सा थ्योरी, ये थ्योरी के अंडर आता है, ये थ्योरी में आप लिख लेना। मान लो कि एक वायर है और यहाँ से करंट ऐसे पास कर रही है, ऐसे करके। तो एक्चुअल में करंट जो पास कर रही है वो करंट यानी चार्ज पास कर रही है। तो मान के चलते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या बोलते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेस इन t सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में कितना? Q/T। तो I इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q/T। अभी मान के चलते हैं कि कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि ऐसा नहीं पूछा जाता कि कितना चार्ज क्रॉस किया है, सवाल किया जाता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गुजरा है। यहाँ पे जैसे 10 मिनट बताया गया ना, 10 मिनट में कितना चार्ज पास किया, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि 10 मिनट्स में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है। तो चार्ज नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया है, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको E सिंबल से डिनोट किया जाता है, E। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना होगा? Ne। मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक जगह पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हो E और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो टोटल चार्ज कितना होगा? Ne। ओके, तो Q इक्वल टू टोटल चार्ज इक्वल टू Ne। तो इस फॉर्मूले में इसको बैठाना है, और I इक्वल टू Ne/T। ओके, यहाँ से निकालना है। अभी हम अगर निकालना चाहें यहाँ से तो हम फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 10 बैठा दो, यहाँ पे n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे हम 10 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड बैठाएं, यहाँ से इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से कुछ निकल के आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेट करके वो नहीं रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअल हम किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप लगभग इसका कुछ एक वैल्यू कैलकुलेट करके जो निकलेगा वही होगा आंसर। मैं अभी ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, पर बेसिकली हमको ये फॉर्मूला यहाँ से सीख के रखना है, याद रखना है। ये 2 फार्मूला यहाँ से, एक्चुअली में 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये अलग से ये फार्मूला को लिख के रखना, राइट, क्योंकि ये काम आने वाला है। ऑलराइट, तो हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हम यहाँ से ले सकते हैं। कि which particles are responsible for current
इन कंडक्टर्स। क्वेश्चन है विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर्स। क्वेश्चन है कंडक्टर में कौन सा पार्टिकल, सीबीएसई ये आया था क्वेश्चन 16-17 सॉरी आईसीएसई 16-17 आईसीएसई 2016-2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखो क्वेश्चन का मतलब समझो। पूछा जा रहा है कि कंडक्टर्स में कौन सा पार्टिकल कंडक्टर में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सबको ये मालूम है कि करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी पूछा गया है कि कंडक्टर में ऐसा कौन सा चार्ज है जो फ्लो करती है, जिसके लिए करंट होता है। तो अभी ये भी दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई कितने तरह के पार्टिकल्स होते हैं। डेफिनेटली एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सही भी है ये। देखो नेगेटिव, दो तरह का चार्ज होता है हमको पता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम बोलें कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो इस हिसाब से नेगेटिव चार्ज फ्लो करे तो भी करंट और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे तो भी करंट, दोनों को करंट हम बोल सकते हैं। अभी क्या ऐसा होता है कि कभी नेगेटिव चार्ज फ्लो करती है इसलिए करंट होता है, कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है इसलिए करंट होता है? इसका आंसर है यस। कभी कभी नेगेटिव चार्ज फ्लो करती है इसके लिए हम करंट बोलते हैं, और कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है इसके लिए हम करंट बोलते हैं। देखो हमेशा सॉलिड्स या मेटालिक कंडक्टर्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगी। मेटालिक कंडक्टर्स में हमेशा, सॉलिड्स में मेटालिक कंडक्टर्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगी, क्योंकि मेटालिक या सॉलिड चीज में जो एटम है, ये मान लो सॉलिड है, यहाँ पे एटम है सॉलिड, तो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स्ड है एक जगह पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकती है। सॉलिड्स में पॉजिटिव चार्ज मूव करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स्ड है। दिमाग में घुसा लो, इन मेटालिक कंडक्टर्स इन सॉलिड्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स। पर लिक्विड में ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं कि एक लिक्विड है, यहाँ पे हमने H2SO4 डाला है, क्या डाला है, NaCl डाला है, यहाँ पे हमने NaCl डाला है, NaCl। तो NaCl अगर मैं डालूँ वाटर में, तो ये Na प्लस और Cl माइनस डिसएसोशिएट या आयोनाइज होके ये दो तरह के आयन्स देगी। दो तरह का आयन्स हमको मिलेगा यहाँ पे NaCl में। अगर लिक्विड हो, बार बार मैं बता रहा हूँ, सॉलिड्स अलग, लिक्विड्स अलग। लिक्विड में अगर हम कोई कंपाउंड को डिसॉल्व करें, मान लो कि पानी में, वाटर में हमने NaCl डिसॉल्व किया है, तो वहाँ पे हमको टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हमको मिलेंगी, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का कोशिश करूँ, बीच में से बैटरी डाल के, ऐसे करके बैटरी डाल के मैं यहाँ से करंट फ्लो करवाने का कोशिश करूँ, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इधर से अगर करंट जाए, तो याद रखना ये जो लिक्विड है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी फ्लो करेगी और नेगेटिव आयंस भी फ्लो करेगी, दोनों किस्म के। पॉजिटिव आयंस भी लिक्विड में फ्लो करेगी, क्योंकि लिक्विड है, वहाँ पे घूम सकती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारी है इसलिए नहीं मूव करेगी। सॉलिड्स में क्या होता है, फिक्स्ड होता है एक जगह पे, सॉलिड में फिक्स्ड होता है इसलिए मूव नहीं कर सकता है पॉजिटिव आयन। पर लिक्विड में नेगेटिव आयंस भी फ्लो करेगी और पॉजिटिव आयंस भी फ्लो करेगी, याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखना अभी के लिए काफ़ी है कि लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के आयन फ्लो करती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर्स। तो करंट कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो सॉलिड है, मेटालिक कंडक्टर। और लिक्विड जब होंगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के आयन। ऑलराइट,
ओके तो अभी तो और कुछ क्वेश्चन और टॉपिक बचा नहीं। तो करंट से इतना ही। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ सिंबल्स है, बेसिक सर्किट डायग्राम में किस किस्म का सिंबल यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और उसके बाद वाले वीडियो में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा जो हर वीडियो होगा वो मैं बता दूं आप सबको कि हर वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस, ये दो फीचर आपको मिलेंगे। एक तो नोट कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स, और नोट्स के साथ न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तीन चीज़ें आपको हर वीडियो में मिलने वाली है। क्या? कॉन्सेप्ट, नोट्स बनाना साथ साथ, एंड PYQ। ये होगा मेरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ाने का। तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो याद रखें इस चीज़ को। तो अगले वीडियो में, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए